Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Respected presenter, ICAP students and ICAP team. Assalamu alaikum and a very good morning. I welcome you all in exam-focused revision sessions August 2023. Today we are conducting second of fifth session on CAF 2 text practices. The timing of today's session would be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP Houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. Mr. Ali Imran has more than 8 years of teaching experience. He is serving as a vice principal in a renowned REIT. After his articles, he started working in a pharmaceutical sector as chief financial officer. But soon he realized that teaching is his passion, and hence he adopted it as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate law. Please welcome Mr. Ali Imran. Sir, over to you. Assalamu alaikum ji. Thank you miss for the kind introduction. हमारा डे 2 और सेशन 1 है. इसमें हमारा प्लान चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9. कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट को थॉरली आपके साथ डिस्कस करें. आपने अटेंटिव रहना है और जो क्वेश्चंस आपके हों वो आफ्टर द सेशन मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर एंटरटेन कर दूँ. और जो दरमियान में ब्रेक है उसमें जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहें वो रुक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि जो जो आपके क्वेश्चन में जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको साथ के साथ एड्रेस करें. और अगर बाकी सेंटर्स पे जो आउट ऑफ लॉ और जो सेंटर्स हैं बाकी उसमें स्टूडेंट्स के सवाल हों तो हम उसके लिए अवेलेबल हैं इंशाल्लाह, और आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करनी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चैप्टर नंबर 6 है. अच्छा, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जहन में ऐसे आता है कि जैसे ये प्रॉपर्टी की इनकम है. हाँ, प्रॉपर्टी को रख के जो किराया वसूल किया जाता है ये उसकी इनकम है. इसको ऐसे कहूँ कि ये किराए की इनकम है. ये प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसे कमाते हैं वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉल नहीं करता, वो अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉल करता है. प्रॉपर्टी को आपने रिटेन किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, उसको किराए पर दिया हुआ है. किराया जो वसूल कर रहे हैं, किराए की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आती है. सैलरी तो हमने पढ़ा था कि किस बेसिस पे टैक्स होती है, रिसीट बेसिस पर. लेकिन ये प्रॉपर्टी इनकम जो है ये एक्रूअल बेसिस पर टैक्स होती है. एक्रूअल बेसिस का मतलब समझते हैं, यानी जब जितने अरसे के लिए वो जगह किराए पे रही, यानी जितना किराया कमाया वो आपकी इनकम में शामिल होगा. जितना किराया कमाया वो आपकी इनकम में शामिल होगा. ज़रूरी नहीं कि वो वसूल किया हो. इसीलिए वो डिफाइन करते हुए कहता है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल. जितना किराया आपने कमाया है वो आपकी इनकम में शामिल होगा. और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो एक्रूअल बेस पे टैक्स होती है. अच्छा, अब वो कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मेनली क्या चीज़ आ गई, रेंट आ गया. अब थोड़ा सा हम रेंट को डिफाइन करें कि रेंट क्या है. मैंने किसी को अपनी मकान, अपनी ज़मीन, अपना घर
रहने के लिए दिया हुआ है, जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके अगेंस्ट जो मैं पैसे लूँगा उसकी जो कंसिडरेशन होगी वो रेंट कहलाएगा। और ये रेंट जो है इसके हवाले से ये बात है कि ये इसमें एक चीज़ और एडिड शामिल है, और वो ये है कि अगर मैंने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, थोड़ा वेट करेंगे, जरा लाइट आ जाए। पानी इधर रखवा। अगर मैंने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में मैंने कोई बयाना लिया है, वो बयाना अगर मैं जब्त कर लेता हूं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। सर अगर मैं कोई बयाना जब्त कर लेता हूं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में, किराए के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिपॉजिट, बयाना फॉरफीट कर लेता हूँ, जब्त कर लेता हूँ, तो वो भी रेंट की डेफिनेशन में आएगा और चार्जेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर जी आगे चलते हैं। हमने एक रूल पढ़ा था और वो रूल ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर, ये रूल। अगर मैंने अपने दोस्त को अपनी जगह किराए पर दी है 1 लाख रुपए पे, जबकि मार्केट में उसका किराया 1.5 लाख है, तो मुझे किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 1.5 लाख रुपए पे। यानी मुझे एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर है उस पर टैक्स लागू किया जाएगा। सर जी आगे चलते हैं और इसमें अगला जो पॉइंट है वो ये है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्स्ड एट द हायर ऑफ एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट। आपकी किताब में जो जुमला है वो ये है, अगर एक्चुअल रेंट लोअर है फेयर मार्केट रेंट से, तो समझा जाएगा आप फेयर मार्केट रेंट रिसीव कर रहे हैं। दोनों का एक ही मतलब है, एक्चुअल फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। अब जरा एक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 5 में, कल मैंने नहीं पढ़ाया था, आज मैंने इसको डील करना है, वो था सेल्फ हायरिंग का। सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं आई कैप में जॉब करता हूं, आई कैप वालों ने मुझे कमिट किया था कि हम आपको 2023 में एकोमोडेशन दे देंगे। जब 2023 आया, मैंने आई कैप वालों को कहा कि सर जी आपने वादा किया था, अब मुझे आप रिहाइश या एकोमोडेशन दे दें। तो आई कैप वालों ने मुझे रिहाइश का बंदोबस्त शुरू किया। तो मैंने उन पता किया, उन्होंने कहा कि हम इस आई कैप के पास ही कोई जगह देख रहे हैं पोर्शन, वो आपको किराए पर लेकर दे देंगे। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ, आप मुझसे मेरा ही घर लेकर मुझे किराए पर दे दें। गौर से बात सुनना, आई कैप मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा ही घर मुझसे किराए पर लेकर मुझे एज एकोमोडेशन दे दिया। इसको सेल्फ हायरिंग कहते हैं। अब इस केस में क्या है, आई कैप जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मुझे 2 तरह के बेनिफिट दे रहा है, वो मुझे 2 तरह के बेनिफिट दे रहा है। ये एम्प्लॉय नहीं है भाई, ये एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉयर है, इसको ठीक करना है। 2 तरह के बेनिफिट दे रहा है, एक एकोमोडेशन का बेनिफिट और एक किराया। सर जब आई कैप ने मुझसे मेरा घर किराए पर लिया तो आई कैप मेरा किराएदार बन गया, किराएदार की हैसियत से मुझे किराया देगा आई कैप।
और एम्प्लॉयर की हैसियत से मुझे रिहाइश देगा। अच्छा, जो एकोमोडेशन है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्स होगी, और जो किराया है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगा। हमने आपको पढ़ाया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी के एरिया में कि एकोमोडेशन का क्या रूल होता है, फेयर मार्केट रेंट या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर। भाई याद है सर जी? देखिएगा दूसरे नंबर पे रेंट के केस में क्या रूल होता है, फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर। ये मैंने आपको अभी बताया। लेकिन सेल्फ हायरिंग के केस में फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होता। सेल्फ हायरिंग के केस में फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल वाला रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? इसलिए नहीं होता कि फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड फेयर मार्केट रेंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी है। ये देखो वो ये बात कह रहा है, नतीजा फेयर मार्केट रेंट चूंकि अंडर द हेड सैलरी ऑलरेडी टैक्स हो गया हुआ है, वो दोबारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा इन केस ऑफ सेल्फ हायरिंग। तो इस जुमले को मैं ऐसे बोलता हूं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जनरल रूल ये है कि एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर सेल्फ हायरिंग का केस हो तो एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि एक्चुअल पे टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि फेयर मार्केट रेंट पे टैक्स ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी लग चुका होगा। सर जी ये सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट था और इसमें ये डिस्कशन थी, ये मैंने आपसे कर ली। ये वाली बात सिर्फ एक पैरे में लिखी हुई जिसको मैंने इतनी डिटेल में बताया है। वो कहता है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आपको लगता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आएंगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती हैं। जब आप बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पे दें तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी मेरे साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लास चलेगी। सर जी अगर आप बिल्डिंग के साथ यूटिलिटी और अमेनिटीज भी देते हैं तो ये इसके वाले से अगर इकट्ठा किराया वसूल करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में नहीं आएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा। सर जी अगर आप सब लीज करते हैं, किराए पर खुद जगह लेकर आगे किराए पर देते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सर जी सब लीज आपको बता दिया, बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग के साथ यूटिलिटी एमेनिटी, देखने में ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगता है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लो सर ये वाली बात भी सारी कर ली। अब अगला कॉन्सेप्ट है इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। सर जी जो जॉइंट ओनर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। जो जॉइंट ओनर्स हैं, शेयर असर्टेनेबल है और शेयर नॉट असर्टेनेबल है। अब जॉइंट ओनर होते कौन है? एक जगह के दो मालिक हैं। एक साहब है मिस्टर ए, फौत हो गए, उनके दो बेटे हैं बी और सी, वो दोनों जॉइंट ओनर होंगे। उस जगह का किराया है 10 लाख रुपए, तो क्या किराया किस तरह से तकसीम होगा, ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि किराए में से खर्चे माइनस करके, लेट से 2 लाख रुपए की रिपेयर है, 10 लाख रुपए का किराया है, 10 लाख रुपए का किराया है, उसमें से 2 लाख के खर्चे लेस कर दिए, बकाया रह गया 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए बी और सी में या ए और बी में तकसीम हो जाएंगे इन द ओनरशिप रेशियो, जितनी जितनी उनकी मलकियत होगी। लेट से यहाँ पर 40-60 है तो 3,20,000 इधर आ जाएगा, 4,80,000 इधर आ जाएगा। नेट रेंटल इनकम का मतलब होता है इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद
अब एक सवाल अगला पैदा होता है कि सर इस पे टैक्स कौन देगा? तो इसका जवाब है कि इस पर टैक्स वो रेलेवेंट बंदा देगा जिसकी इनकम है, ये जिस बंदे की इनकम में 3,20,000 शामिल हुआ है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, और इसके अलावा इसकी जो इनकम होगी उसको टोटल करेंगे और उस पर मिस्टर ए जो है वो टैक्स देगा, और मिस्टर बी 4,80,000 अपनी बाकी इनकम में शामिल करेगा और उस पर टैक्स देगा। यानी टैक्स देने की जिम्मेदारी उस को ओनर की अपनी होगी। यानी रेंट में से खर्चे माइनस करके को ओनर को उसका हिस्सा दे देंगे, अब वो खुद टैक्स देगा। जबकि अगर जॉइंट ओनरशिप है लेकिन शेयर सर्टनेबल नहीं है, ये नहीं पता कितने परसेंट किसका है और कितने परसेंट किसका है, तो इसको एओपी की तरह ट्रीट करेंगे। आज रिवीजन क्लास है, चूंकि आप एओपी पढ़ चुके हैं, आज आपको ये बात समझाना आसान है कि एओपी के अंदर इनकम में से टैक्स लेस करने के बाद जो बकिया इनकम बचती है वो तकसीम की जाती है। तो इस केस में असल में जब शेयर सर्टनेबल नहीं होगा तो 8 लाख की इनकम पर लेट से 80,000 टैक्स लगा देंगे और बाकी जो बचेगा 7,20,000 वो तकसीम किया जाएगा। अब हुआ क्या, इनकम पे टैक्स चार्ज करने के बाद जो बाकी रह गया वो तकसीम किया जाएगा अगर शेयर सर्टनेबल नहीं है, और अगर शेयर सर्टनेबल है तो नेट इनकम तकसीम की जाएगी और टैक्स इंडिविजुअली को ओनर खुद देंगे। भाईजान फर्क समझ आ गया? यस और नो? लो सर, कौन कौन से खर्चे? सर जी सैलरी के हेड में तो आपको पता है खर्चा माइनस करने की इजाजत ही नहीं थी। अब हमारा अगला हेड आ गया है और वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के हेड में खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लिमिटेड खर्चे माइनस करने की इजाजत है, सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, लिमिटेड खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इसका मतलब ये है रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, हाँ जी 20%, इररिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल। असल में रिपेयर पे कितना खर्चा आया फर्क ही नहीं पड़ता, सवाल में लिखा होता है 5 लाख खर्चा आया रिपेयर का, लेट से रेंट है 100 रुपए, रिपेयर 10 रुपए की हुई है तो भी 20 रुपए ही माइनस होगा, रिपेयर 50 रुपए की हुई है तो भी 20 रुपए ही माइनस होगा, रिपेयर नहीं हुई, रिपेयर का लफ्ज भी नहीं लिखा होगा वहां पर, फिर भी आपने 20% माइनस करना है। यार अगर रिपेयर का लफ्ज नहीं लिखा होता इसका क्या मतलब है? रिपेयर 0 है और आपका लॉ कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, असल में कितना खर्चा हुआ इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपको ये रिपेयर माइनस करनी होगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? 20% रिपेयर माइनस करनी होगी। अब अगली बड़ी कीमती बात है, जरा ध्यान से सुनना। रिपेयर 20% ऑफ रेंट होता है, लेकिन 20% ऑफ रेंट किसका? बिल्डिंग का। लैंड का 20% नहीं लेना। अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसमें कुछ रेंट बिल्डिंग का है कुछ रेंट लैंड का है, तो याद रखना जो बिल्डिंग का रेंट होगा उसका 20% लेंगे, लैंड का रेंट जो होगा उसका 20% नहीं लेना है। इस रिपेयर लैंड पे रिपेयर माइनस करने की इजाजत ही नहीं है, उसने बड़ा क्लियरली कहा है ये सिर्फ बिल्डिंग है। अब एक सवाल है, फोरफेटेड डिपॉजिट का क्या होगा सर? सेम इसका भी जवाब वही है। अगर फोरफेटेड डिपॉजिट बिल्डिंग का है, अगर फोरफेटेड डिपॉजिट बिल्डिंग का है तो जनाब 20% रिपेयर लेंगे, अगर फोरफेटेड डिपॉजिट लैंड का है तो उस पर नहीं लेंगे। आप मेरी बात पिक कर रहे हो? गेम रिपेयर में असल गेम है बिल्डिंग है या लैंड है। अगर बिल्डिंग है तो लेस करेंगे, अगर लैंड है तो 20% लेते वक्त लैंड से रिलेटेड रेंट उसमें शामिल नहीं करेंगे रिपेयर में। इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग की होती है, याद रखना। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट जो है ये माइनस करने की इजाजत है। सर आपने लोन लिया है, बिल्डिंग पर इस्तेमाल किया है, बिल्डिंग बनाई है या बिल्डिंग पर इस्तेमाल किया है, दोनों केसेस में जो लोन लिया है इंटरेस्ट ऑन लोन वो माइनस करने की इजाज़त होगी। सर बाज़ औक़ात लोग लोन नहीं लेते बल्कि ये तय करते हैं कि 25% जो किराया आएगा उसका 25% तुम ले लेना, जो किराया आएगा उसका 25% तुम ले लेना।
तो इस केस में शेयर ऑफ रेंट इन रेंटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अंडर HBFC और अ स्केड्यूल बैंक, जो किराया है उसका 20% तुम ले लेना, 25% तुम ले लेना, तो ये जो शेयर होगा ये माइनस करने की इजाजत है। दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ये क्या होता है, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ेगी उसका 25% तुम ले लेना। अब प्रॉपर्टी थी करोड़ रुपए की, बाद में प्रॉपर्टी होगी 2 करोड़ रुपए की, तो कितनी वैल्यू बढ़ी, 1 करोड़ रुपए, उसका 25% बना 25 लाख रुपया, ये वाला 25 लाख रुपया एज डिडक्शन अलाउ होगा। वो कहता है शेयर ऑफ रेंटल इनकम या शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। किराए का हिस्सा या जो कीमत में बढ़ोतरी हुई है, एप्रिसिएशन हुई है, उसका हिस्सा अगर आपने किसी से कमिट किया हुआ है तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अगला पॉइंट है सर, ये एक पॉइंट इसलिए अहम है कि इसके अलावा कोई और खर्चा माइनस नहीं होना। अच्छा, बाज़ औक़ात बिजनेस के ऐड में भी आप देखेंगे, अदर सोर्स में भी देखेंगे, वो कहता है जो खर्चा है बिजनेस के लिए माइनस कर दो। यहां पर ऐसे नहीं है, ये वाले स्पेसिफिक खर्चे माइनस करने हैं। लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ वो जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए। लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है, लेकिन सिर्फ वो जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए। इसका क्या मतलब है? लीगल चार्जेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी कोर्ट। सर, केस लगा हुआ है, लोग कब्जा नहीं कर लेते जगह पर, वो कब्जा छुड़ाने के लिए, टाइटल बचाने के लिए आपको जो लीगल खर्चा करना पड़ा है वो माइनस करने की इजाजत है। 2 जगहों पर आपके पास पेपर में और किताब में उसने कहा है लीगल चार्जेस पे किए हैं हमने लीगल एग्रीमेंट करने के लिए, रेंट एग्रीमेंट करने के लिए, वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। सर जी, अब उसके अलावा कोई और एक्सपेंस है, वो कहता है 4% ऑफ चार्जेबल रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4%। सर जी, यानी अगर रेंट 4 रुपये है, सॉरी रेंट जो है वो 100 रुपये है, तो कलेक्शन चार्जेस कितने मैक्सिमम माइनस कर सकते हैं? 4। अगर कलेक्शन चार्जेस 6 थे तो कितने माइनस करेंगे? 4। अगर कलेक्शन चार्जेस 2 थे तो कितने माइनस करेंगे? 2। सर जी, इसमें रूल ये है कलेक्शन चार्जेस का लोअर ऑफ एक्चुअल और 4%। रेंट में रूल क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल। सर जी, मेरी बात पिक कर गए, रेंट में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल है, यहां पर लोअर है, यानी एक्चुअल और 4% विच एवर इज लोअर माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी, अगर एक्चुअल 6 थे तो 4 माइनस करने की इजाजत होगी, अगर एक्चुअल 2 थे तो लोअर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, वो माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी, अब ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये कॉन्सेप्चुअली समझें इसको, ये सिर्फ हालांकि इन सारे पॉइंट्स को क्रैम करना है, ये जो इस स्लाइड पे पॉइंट लगे हुए हैं इनको पक्का रट्टा लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझें। सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंस एक्रू हो गया है, जो आपने 1 साल के लिए जगह किराए पर दी, 8 माह का किराया मिला है, 4 माह का किराया नहीं मिला, मुझे आप बताते हैं कि कितनी अमाउंट पे टैक्स रहेगा? 8 माह पे या 12 माह पे? कमाए तो 12 माह के है ना, तो 12 माह की अमाउंट पे टैक्स रहेगा। आपको पता चल गया भाईजान ये बंदा तो निकल गया, ये बंदा तो निकल गया, मुझे 4 माह का किराया मुझे मरता नजर आ रहा है, 4 माह का किराया इनरिकवरेबल नजर आ रहा है, तो फिर क्या होगा? वो कहता है अनपेड रेंट कंसिडर्ड एज इररिकवर। अनपेड रेंट अगर वो इररिकवरेबल कंसिडर किया जा रहा है उसको, तो फिर वो कहता है टेनेंसी वॉज, क्या ये अलाउड एज डिडक्शन होगा? अगले साल, पिछले साल 4 माह का किराया नहीं मिला, अगला साल आ गया, वो किराएदार भाग गया, अब नया किराएदार आ गया, अब इस किराए में से जो पिछले साल का बैड डेट है माइनस करने की इजाजत है? यस।
2020 में 8 लाख किराया वसूल हुआ है, 4 लाख किराया क्या हो गया है, बैड हो गया। 2021 में 12 लाख पूरे का पूरा वसूल हो गया है। सवाल ये कि ये वाला बैड माइनस करने की इजाजत है? यस। क्यों माइनस करने की इजाजत है? उसने कहा भाई 5 शर्तें पूरी होंगी तो माइनस करने की इजाजत है। शर्त नंबर 1, किराएदारी का मुआहदा नेक नियति पर किया गया था। आपको पता था, आपको उम्मीद थी, आपको अंदाजा था कि किराया तो मुझे मिलेगा। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने से हमने जगह खाली करवा ली है। वो बंदा जो हमारा किराया खा गया उसको हमने जगह उससे खाली करा ली, उसको बाहर निकाल दी। तीसरा, ये वाला बंदा जो आपकी एक प्रॉपर्टी का किराया खा गया है उसको किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी किराएदार नहीं रखना। वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी किराएदार नहीं होगा। नॉट इन, वो वाला डिफॉल्टिंग टेनेंट, ये किसी दूसरी प्रॉपर्टी का किराएदार भी नहीं होगा। लीगल प्रोसीडिंग have been initiated to recover unpaid rent or there are reasonable grounds to believe that the legal proceeding should be useless। वो कहता है लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया गया है, लीगल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, या हमें पता चल गया कि कानूनी कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं होना। सर जी, अनपेड रेंट पिछले साल की इनकम में शामिल था। अगर ये 5 शर्तें, उसने सवाल ये पूछना है अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन है किन सर्कमस्टेंसेस में, किन कंडीशंस में। ये 5 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहला, किराएदारी का मुआहदा नेक नियति पर था। दूसरा, हमने जगह खाली करा ली है, स्टेप्स ले लिए खाली कराने के लिए। तीसरा, वो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, वो किसी और प्रॉपर्टी में हमारा किराएदार नहीं है। चौथा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, या हमें पता चल गया कानूनी कार्रवाई का फायदा नहीं होना। पांचवा, ये वाला रेंट पहले इनकम में शामिल था। सर जी, 2020 में हमने 12 लाख पे टैक्स दिया है, ये पिछले साल इनकम में शामिल था, तो अगले साल इनकम में से मान लिया। मेरी बात समझ आ रही है? पिछले साल इनकम में शामिल था तो अगले साल माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी, ये बंदा बहुत बुरा आदमी था, ये हमारा किराया खा गया था, लेकिन 2022 में अल्लाह ने इसको हिदायत दे दी, इसने ये 4 लाख रुपया हमें अदा कर दिया। तो भाई अगर सब्सिक्वेंटली ये 4 लाख रुपया हमें अदा हो गया है तो फिर दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर जी, मेरी बात समझ गए हैं? लो सर, ये इससे रिलेटेड बात थी। अगला एक छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आना है, यहां पर भी आना है। मैं एक ही बार यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक खर्चा 1 साल में किया गया और वो एक्सपेंस हो गया और अलाउड एज डिडक्शन हो गया, और 3 साल हो गए वो वाला खर्चा अनपेड रहा है, यानी लायबिलिटी को पे नहीं किया, अगर अनपेड लायबिलिटी रह जाए, अब ध्यान से सुनो, जिस साल खर्चा किया है वो साल गुजरने के बाद अगले 3 साल तक लायबिलिटी अनपेड रहे, तो उससे अगले साल वो जो एक्सपेंस किया था अलाउड एज डिडक्शन था, उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे और वो इनकम में शामिल हो जाएगी। सर जी, कोई भी खर्चा था, एक्सपेंस था, वो आपने किया 100 रुपए का, 2018 में 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 2022 में दोबारा क्या कर देंगे? इनकम में शामिल कर देंगे। सर जी, 2023 में उस बंदे को 2023 में आपके दिल में है कि भाई अल्लाह को तो हिसाब देना है, हम इसको पैसे अदा कर देते हैं, तो फिर दोबारा अगर आपने सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें, न्यूमेरिकल में भी आया है, बिजनेस में भी आया है, यहाँ पर भी आ गया है। वो कहता है कि भाई अगर 1 साल खर्चा किया और अगले 3 साल तक आपने उसको पे नहीं किया, अनपेड लायबिलिटी 3 साल तक रही है,
जिस साल वो एक्सपेंस किया गया था वो साल गुजरने के 3 साल तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो उससे अगले साल वो दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। अगर सब्सिक्वेंटली पे किया तो दोबारा अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। आसान अल्फाज में सर जी, एडवांस या सिक्योरिटी। एडवांस या सिक्योरिटी के बारे में 2 बातें हैं। क्या ये एडजस्टेबल है या अनएडजस्टेबल है? सर जी, जो जगह किराए पर लेते हैं तो साथ सिक्योरिटी देते हैं, और जब अब इस चैप्टर को आपने मालिक मकान बन के सोचना है, जब हमने जगह किराए पर दी तो हम मालिक मकान थे, हमने कुछ सिक्योरिटी ली होगी। अब ये सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, एक होती है एडजस्टेबल और एक होती है नॉन एडजस्टेबल। जो एडजस्टेबल होती है वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। सर जी, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी थी, रेंट था 20,000 रुपये। 1 लाख रुपए सिक्योरिटी थी, रेंट था 20,000 रुपये, और तय पता क्या पाया था? मैं हर महीने तुम्हें 15,000 रुपया पे करूंगा और 5,000 रुपया तुम सिक्योरिटी में से कटौती कर लेना। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? इस केस इसको कहते हैं एडजस्टेबल सिक्योरिटी। सर, 1 माह बाद सिक्योरिटी 1 लाख नहीं रहेगी बल्कि कम होके 95 रह जाएगी। अगले महीने सिक्योरिटी फिर कम हो गए 90, हर महीने 5-5 हजार रुपया कम होता रहेगा। और किस अमाउंट, कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी? सर, रेंट की अमाउंट टैक्सेबल होगी जो कितनी है? 20,000। सर समझ आ रही है? तो अमाउंट जो टैक्सेबल होगी वो सिर्फ रेंट की होगी 2,40,000, और दूसरी जो अमाउंट है सिक्योरिटी वाली उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्सेबिलिटी। सर जी, ये नो टैक्सेबिलिटी है। सर जी, ये नो टैक्सेबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी नहीं है, नो टैक्सेबिलिटी। आप लोगों को जो स्लाइड मिलेगी उसमें हम इसको करेक्ट कर देंगे, ये टैक्स लायबिलिटी लिखा हुआ, नो टैक्सेबिलिटी। सर जी, नॉन एडजस्टेबल। अब आ गई है असल गेम, नॉन एडजस्टेबल। सर जी, रिटर्न टू द टेनेंट आफ्टर द वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हमने टेनेंट को रिटर्न कर दिए, हमने तय ये किया है, मैं मालिक मकान हूं, मैंने तय ये किया आप जब मेरी जगह खाली करेंगे उस वक्त मैं आपको लाख रुपया वापस दूंगा। इस केस में इस सिक्योरिटी को नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी कहते हैं, और इस केस में इस पे टैक्स लगता है। कितना? 1/10। सर जी, 1 लाख रुपया सिक्योरिटी है, 10th यानी 10 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 10,000 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगा। सर जी, मेरी बात पिक कर गए हैं? अब जो नॉन एडजस्टेबल रेंट है, जिस साल रेंट वसूल किया उस साल डिवाइडेड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। इस बात को ऐसे कहूं कि जिस साल सिक्योरिटी वसूल की उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, उस साल भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे और अगले 9 साल तक वही सेम अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। सर जी, मेरी बात पे कर गए हैं? सर जी, ये सिक्योरिटी नॉन एडजस्टेबल की बात। जिस साल मैं मालिक मकान हूं, मैं जिस साल सिक्योरिटी वसूल की डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल किया उस साल और अगले 9 साल, जिस साल सिक्योरिटी वापस की उस साल कुछ भी टैक्स नहीं होगा। जिस साल सिक्योरिटी वापस की उस साल डिवाइड बाय 10 करके टैक्स नहीं करना, जिस साल सिक्योरिटी वसूल की थी उस साल करेंगे। भाईजान, मेरी बात समझ गई? और जिस तरह फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिस साल वसूल किए डिवाइड बाय 10 करके शामिल कर लें। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, वो कहता है सर 6 माह पहले सिक्योरिटी वसूल की है तो फिर इसको 6/12 करेंगे? द आंसर इज नो, फुल ईयर नील ईयर है। जब वसूल की पूरे चाहे साल का आखिरी दिन था, डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे पूरा, और जिस साल वापस की उस साल शामिल नहीं करेंगे। लो सर, ये बात भी अगर आपको समझ आ गई, थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं।
जिस साल वसूल की है, सिक्योरिटी डिवाइड बाय 10 शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए। और दूसरे नंबर पे क्या लिखना था, जिस साल अदायगी की है, वापस की है, उस साल नो टैक्स, कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। तीसरी बात, पुराना किराएदार चला गया, नया किराएदार आ गया। अब आपने न्यू सिक्योरिटी वसूल की है, इसको डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो पुरानी सिक्योरिटी का क्या करेंगे, नई सिक्योरिटी में से पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है लेस कर देंगे। सर, न्यू सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पर टैक्स लग चुका है, न्यू सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है। तो न्यू सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग गया है, डिवाइड बाय 10। सर, ये इतनी अमाउंट इनकम में शामिल होगी, और ये जो अमाउंट आएगी ना, ये 10 सालों के लिए इनकम में, 10 सालों के लिए यही अमाउंट चलेगी। मैं अपनी बात को कंक्लूड करने लगा हूं। सिक्योरिटी वाली 3 बातें थी, एक बात बड़ी अहम थी, ये वाली बात लैंड के बारे में नहीं हो रही। पास पेपर में एक बार उसने क्या कहा था, लैंड कहा था और सिक्योरिटी कहा था। सर, लैंड के बारे में ये बात नहीं हो रही, ये बात सिर्फ किसके बारे में हो रही है, बिल्डिंग के बारे में हो रही है। कंक्लूजन, स्टेप नंबर 1, सिक्योरिटी वसूल की, वो एडजस्टेबल थी, कुछ नहीं होगा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी वसूल की, वो नॉन एडजस्टेबल थी, जिस साल वसूल की डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे 10 सालों के लिए। जिस साल वापस अदा की, उस साल कुछ भी इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अगर एक सिक्योरिटी वसूल की है, पुरानी सिक्योरिटी अदा की है, तो जो सिक्योरिटी नहीं वसूल की है माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है, डिवाइड बाय 10 करेंगे, और ये वाली अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल होगी। कितने अरसे के लिए, 10 सालों के लिए। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अदर सोर्स की तरफ, चैप्टर नंबर 10। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चैप्टर नंबर 10। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम, लिंक शेयर स्क्रीन नहीं आ रही, ठीक हो जाएगी ना? अभी 1 मिनट है भाई। अब डुप्लीकेट अभी भी आ रही है। अच्छा, 1 मिनट ठहरिए। यार, आईटी के बंदे को यहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए।
वो अनहाइड करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। यहां से प्लीज थोड़ी सपोर्ट चाहिए। अब देखें क्या ये वाली स्क्रीन अब आप देखिए यही स्क्रीन आ रही है क्या? ठीक है। सर जी चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये एक अच्छी बात है कि ये टेक्निकल ब्रेक आपको मिल गई एक चैप्टर के बाद। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 4 मेजर बातें हैं। इनकम हो, एग्जेम्प्ट ना हो, टैक्सेबल हो, एफटीआर ना हो, एनटीआर हो, और किसी दूसरे हेड में फॉल ना करती हो। अगर ये चारों शर्तें पूरी हो गई तो फिर इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहा जाएगा। सर क्या क्या शामिल है? सर याद रखिएगा, पहले ये बात बता दूं कि 4 बातें गई हैं, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एनटीआर हो, एफटीआर ना हो, और किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में फॉल ना करे। ये 4 बातों के बाद अगली बात है सर ये रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है। रिसीट बेसिस पर टैक्स होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, जितने पैसे वसूल होंगे उस पे टैक्स लगेगा। सर जी डिविडेंड, सर कल आपने पढ़ा है डिविडेंड एफटीआर है, आज आप कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर जी अगर टैक्स कटे बगैर डिविडेंड मिलेगा तो वो एनटीआर होगा, एफटीआर नहीं होगा। रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये दोनों अगर नॉन रेजिडेंट को मिलेंगे तो एफटीआर होगा, अगर रेजिडेंट को मिलेंगे एनटीआर होगा। प्रॉफिट ऑन डेट अगर कंपनी को मिलेगा तो एनटीआर होगा, अगर इंडिविजुअल और एओपी को मिलेगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होंगे। सर एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, सर जी आपका रिफंड बनता था, सर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था 11 लाख रुपया, टैक्स लायबिलिटी थी 10 लाख रुपया, रिफंड था आपका जो आपको मिलना था 1/1/2022 को लेट से 1 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअली पे हुआ है 1/1/2023 को 1,10,000 रुपया। इजाफी कितना मिला है? 10,000। ये जो इजाफी एडिशनल रिफंड मिला है ना सर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एडमिन टैक्स होगा। ग्राउंड रेंट, जमीन मालिक की बिल्डिंग किराएदार अपना पैसा लगा के बनाता है, तो जो जमीन का किराया था वो जमीन जिस पर बिल्डिंग किराएदार ने पैसा लगा के बनाई है, और फिर वो सिर्फ वो मालिक होता है, वो सिर्फ जमीन का होता है, और जो मालिक होता है वो जमीन का किराया ले रहा होता है। इस केस में ये जो किराया कोई वसूल कर रहा होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। याद रखिएगा, अभी पढ़ा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है, लेकिन ऐसी लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग किराएदार अपना पैसा लगा के बनाए और मालिक सिर्फ लैंड का हो, तो इस केस में लैंड का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा अगर उस पर बिल्डिंग किराएदार ने खुद अपना पैसा लगा के बनाई हो। ठीक हो गया। बहुत से लीज के एग्रीमेंट होते हैं जिसमें जगह लीज पर 99 ईयर्स की लीज है लेट से, तो उस केस में किराएदार ही उसके ऊपर सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। इस केस में जो किराएदार होता है वो पैसा दे रहा होता है, वो सिर्फ जमीन का किराया दे रहा होता है क्योंकि बिल्डिंग तो उसने अपने पैसे की बनाई है। तो अब ये जो जमीन का किराया लैंडलॉर्ड वसूल कर रहा है उसके लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। सर जी अगर मैं 2 मंजिला बिल्डिंग लेता हूं किराए पर, 1 मंजिल पर अपना ऑफिस बनाया हुआ है, दूसरी मंजिल किराए पर दे देता हूं, किराए की बिल्डिंग आगे किराए पर दे देता हूं,
किराएदार जब किराए से पैसे कमाता है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। मालिक जब किराया वसूल करे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। किराएदार जब किराए से पैसे कमाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी अगर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। अगर बिल्डिंग और यूटिलिटीज एमेनिटीज इसको इकट्ठा किराए पर दिया हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात मजीद करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि अगर वो सवाल में आपको क्लियरली बता दे कि 4 लाख रुपए कंपोजिट रेंट है यानी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन वो बातों बातों में ये भी कह दे कि अगर खाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग का किराया 2.5 लाख है और प्लांट एंड मशीनरी का किराया 1.5 लाख है तो बड़ा क्लियरली उसने आपको बता दिया है कि बिल्डिंग का किराया 2.5 लाख है। इस केस में बिल्डिंग का किराया प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अगर क्वेश्चन में वो बाइफरकेट कर दे तो फिर आपने करना है, और अगर वो कहता है कंपोजिट रेंट और कुछ नहीं बताता तो फिर सारे का सारा किस हेड में जाएगा। तो सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो आपको ये कहते हैं बिल्डिंग 2 करोड़ की है, प्लांट एंड मशीनरी 3 करोड़ का है, तो आपने खुद से अपॉर्शनमेंट नहीं करनी। किराए के बारे में वो आपको बताया ठीक है, अगर वो कह दे इकट्ठा किराया है तो बस वो सारे का सारा अदर सोर्स। अगर वो अलग-अलग किराया बता दे तो बिल्डिंग का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा और प्लांट एंड मशीनरी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। यही सेम रूल यूटिलिटीज और अमेनिटीज पे भी अप्लाई होता है। सर एक कॉन्सेप्ट है अगला डीम्ड इनकम का। एक डीम्ड इनकम कैपिटल गेन में आनी है इंशाल्लाह, उसकी बात करते हैं। और एक डीम्ड इनकम ये है सर जी, एक बंदे ने पिछले साल टैक्स वालों को बताया कि मेरे टोटल असासे जो हैं वो 1 मिलियन के हैं, और इस साल उसने टैक्स वालों को बताया कि मैंने 5 लाख कमाया है। टैक्स वालों को पता चला कि इसने तो 4 मिलियन का प्लॉट खरीदा है। तो टैक्स वाले इसको कहेंगे तुम्हारे पास टोटल असासे 1 मिलियन के हैं पिछले साल, इस साल में तुमने 5 लाख कमाया, तुम 15 लाख से ऊपर की चीज खरीद कैसे सकते हो? तुम 40 लाख रुपए का प्लॉट कैसे खरीद लिया? इसका मतलब है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा डिटेल होती है प्रैक्टिकली, लेकिन जितना हम आपको बताना है आपके समझाने के लिए वो ये है कि टैक्स वाले कहते हैं भाईजान 4 मिलियन का तुमने प्लॉट खरीदा है, तुम्हारे कुल असासे और कुल इनकम देखें तो वो 15 लाख रुपए के बनते हैं। तो भाई इसका मतलब ये है कि तुम हमसे 25 लाख रुपए की इनकम छुपा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम भूल गए होगे, हम इसे इस वक्त इनकम में शामिल करके टैक्स लगा देते हैं। ठीक हो गया? अब सर ताउन कर दिया टैक्स वालों ने आपके साथ, आपने जो इनकम उनको बताना भूल गए थे, टैक्स वालों ने वो इनकम ज़बरदस्ती आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में शामिल करके टैक्स कर दी है। अब उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। सर जी एनी एन्युटी और पेंशन, एन्युटी या पेंशन अगर आपको आपका एम्प्लॉयर दे तो सैलरी, और अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई और दे तो अदर सोर्स। सर जी अगर आप कोई जीतो पाकिस्तान, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गेम, कोई भी पजल जीत कर पैसे कमाते हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अगर आप किसी बंदे को इजाज़त देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर ले, आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर ले, आपके मिसाल के तौर पे आपके बाग में खुदाई करके नीचे चेक करना चाहता है कि कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है, आपने उसे कहा ठीक है मैं तुम्हें अपने बाग की खुदाई की इजाज़त देता हूं लेकिन मैं 5 लाख रुपया लूंगा। ये जो 5 लाख रुपया आप उससे वसूल करेंगे ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। अगर कोई बंदा आता है और आपके बाग की खुदाई कर रहा है और वो उसके एवज आप उससे पैसे ले रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। बाज़ औक़ात आप ये भी तय कर लेते हैं कि नीचे से जो हीरे जवाहरात निकलेंगे उसका 50% मैं लूँगा। तो इस केस में अगर आपने कोई भी बेनिफिट, कोई भी जो है वो एक्सट्रैक्ट लिया, नेचुरल रिसोर्सेज लिए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो जो भी बेनिफिट आपने खुदाई करने की इजाज़त के एवज लिया है वो आपकी इनकम में शामिल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इससे अगली बात,
amount received by a person as consideration for vacating the possession of the building. सर जी, आपने अमाउंट रिसीव की है कंसिडरेशन के तौर पे फॉर वेकेटिंग। एक जगह आपने पगड़ी पे ली है, एक जगह की पोजेशन, एक जगह का कब्जा खरीदा है। जगह लीगल टाइटल आपके नाम नहीं है, कब्जा खरीद लिया है। सर कब्जा खरीदा है 25 लाख का, कब्जा बेच दिया 30 लाख का। सर प्रॉपर्टी आपके नाम होती और आप प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे कमाते तो वो कैपिटल गेन में जाना था, लेकिन आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने क्या खरीदा है? कब्जा खरीदा है। सर पोजेशन एक्वायर किया 20 लाख की, पोजेशन बेच दी है 30 लाख की, कितने पैसे कमा लिए? 10 लाख कमा लिए। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होंगे। पूरे का पूरा 10 लाख नहीं, डिवाइड बाय 10 करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपया टैक्स होगा 10 सालों के लिए। सर जी वो ये बात कह रहे हैं, एनी अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, जितने पैसे आपने वेकेट करने के एवज लिए माइनस जितने पैसे आपने एक्वायर करते वक्त दिए थे, जो डिफरेंस आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होगा, लेकिन वो 10 सालों में इक्वली टैक्स हो जाएगा। अगर अप्रूव पेमेंट प्लान या अप्रूव एन्युटी प्लान के तहत कोई पैसे कमाएं तो भी अदर सोर्स में जाएंगे। सर अगर आपको गिफ्ट दी है, आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा किसी ने भी आपको गिफ्ट दिया है, किसी तरह भी गिफ्ट दिया है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होगा। पास पेपर का एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं एक लड़के की शादी हुई है और उसको उसके दोस्तों ने सलामी दी 4 लाख रुपए की, तो क्या ये 4 लाख रुपए उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज यस। जो कैश में सलामी दी है वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, जो अकाउंट में सलामी आई है वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा जिसने भी आपको गिफ्ट दी है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, जिस तरह भी गिफ्ट दी है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। आपके सगे रिश्तेदारों के अलावा आपके दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे और आपकी स्पाउस के दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे और एडॉप्टेड चाइल्ड, ये 3 बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा जिसने भी आपको गिफ्ट दिया आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अलबत्ता ये सारी चीजें बात की जा रही हैं, जिस तरह भी दिया हो क्रॉस, अगर वो गिफ्ट पैसे ना दे, गाड़ी दे दे, बाइक दे दे, तो फिर तो भाई जो भी गाड़ियां बाइक देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम में शामिल करके टैक्स कर दी जाएगी। सर जी ये वाली सारी बातें हो गई। अब अगली बात सुनो, इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी बात। सर जी अगर आपने पैसे वसूल किए हैं, लोन, रिश्तेदारों से गिफ्ट, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर या एडवांस, इन 4 चीजों के हवाले से आपने पैसे वसूल किए हैं, तो स्टेप नंबर 1 है, देखिए बैंक ने दिए हैं आपको, बैंक से वसूल किए हैं। इफ द आंसर इज यस, नो, अगर बैंक से वसूल नहीं किए तो कोई टैक्सेबल, बैंक से वसूल किए हैं सॉरी, इफ द आंसर इज यस तो फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। मैं फिर बोलता हूं, लोन, गिफ्ट, डिपॉजिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस, इन 4 चीजों के हवाले से आपने पैसे वसूल किए हैं। स्टेप नंबर 1, ये पैसे आपको बैंक ने दिए हैं, अगर बैंक ने दिए तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। स्टेप नंबर 2, ये पैसे आपको कैश में मिले हैं, क्रॉस चेक के जरिए मिले हैं या अदर बैंकिंग चैनल के जरिए मिले हैं। अगर कैश के जरिए मिले हैं तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर क्रॉस चेक के जरिए मिले हैं तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, अगर अदर बैंकिंग चैनल के जरिए मिले हैं तो मजीद देखना पड़ेगा जिस बंदे ने दिए हैं, जिस बंदे ने दिए हैं उसका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। क्रॉस बैंकिंग चैनल से क्या मुराद है? क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, जिस बंदे ने दिए उसका एनटीएन बना हुआ ही नहीं। अगर उसका एनटीएन नहीं बना हुआ तो टैक्स लगेगा, और अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा। सर जी ये स्केच आपने अपने जहन में रखना है।
अब इस रूल की एक्सेप्शन, अगर सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के हवाले से आपने कोई एडवांस वसूल किया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के हवाले से कोई एडवांस वसूल किया है तो इस पे ये वाला रूल लगेगा। सर नक्शा भी उसी से ही बना रहे हैं और बिल्डिंग का मटेरियल भी उसी से ही ले रहे हैं, इसका मतलब है दोनों सेल ऑफ गुड्स भी और प्रोविजन ऑफ सर्विस भी है, ये वाला रूल लगेगा। अगर सिर्फ नक्शा बना रहे हैं तो उस पर टैक्स, अगर नक्शा बनवाने के लिए एडवांस दिया है उस पर टैक्स नहीं लेगा, अगर मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस दिया है उस पर टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी दोनों है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर ये अकेला है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंपल बात है कि टैक्स लगना ही नहीं। लो सर आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट, क्या सर ये वाली सारी बातें आपको समझ आ गई? इस सारी बातों को मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में लिखकर आपके साथ शेयर भी कर दिया है। भैया अगर बैंकिंग कंपनी से पैसे मिले हैं तो कोई टैक्स नहीं लेगा, क्रॉस चेक के जरिए मिले हैं कोई टैक्स नहीं लेगा, कैश में मिले हैं तो टैक्स लगेगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू मिले हैं जिसका एनटीएन है तो कोई टैक्स नहीं लेगा, अगर एनटीएन नहीं है तो टैक्स लगेगा। ये 5 बातें हैं और ये एडवांस के हवाले से इसकी एक्सेप्शन। लो सर, प्रॉफिट ऑन डेट। सर प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट ऑन लोन को कहते हैं। सर ये इनकम है या एक्सपेंस है? वसूल कर रहे हो तो इनकम है, अदा कर रहे हो तो एक्सपेंस है। लोन लिया हुआ है तो अदा करोगे एक्सपेंस है, लोन दिया हुआ है तो वसूल कर रहे होगे इनकम है। अगर इनकम होगी तो वो उस पे टैक्स लगेगा और अगर एक्सपेंस होगा तो वो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर उसने कुछ बातें और कही हैं। सब प्रॉफिट ऑन डेट अभी आपको पढ़ाया है, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में अभी आपको पढ़ाया है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। लेकिन जिस इदारे का असल काम ही डेट से पैसे कमाना हो तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। सर प्रॉफिट ऑन डेट असल में सूद है। आप नाम जो भी रख दें, प्रॉफिट रख दें, यील्ड रख दें, इंटरेस्ट रख दें, डिस्काउंट रख दें, प्रीमियम रख दें, आपको जो भी फायदा हो रहा है, फिक्स फायदा जो हो रहा है वो प्रॉफिट ऑन डेट है। अलबत्ता हाँ, अगर आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है। उसके अलावा नाम जो भी हो, अगर आप लोन की फैसिलिटी लेते हैं बैंक से, चाहे लोन लें या ना लें, जो भी पैसा जो भी खर्चा आपका लगा है लोन की फैसिलिटी लेने के लिए तो वो भी आपका प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। लो सर, मैं अब आपके साथ 2 बातें करने लगा हूं। ये बल्कि ये जो आखिरी 3 बुलेट्स हैं, ये वाला आखिरी, ये वाली बात बैंक वाली और ये वाली 2 बातें, यही आज ही के दिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आनी है। तो मैं यहीं भी करने लगा हूं ताकि वहां पर दोबारा दोहरानी ना पड़े। सर 5 इदारे, स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी, अगर ये 5 इदारे किस्तों पर चीजें देते हैं और लीज रेंटल वसूल करते हैं तो इन इदारों के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं। अगली बात, अगर बैंक इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड पैसे कमाता है प्रॉफिट ऑन डेट से, म्यूचुअल फंड पैसे कमाता है प्रॉफिट ऑन डेट से, ये देखिएगा भाई प्रॉफिट ऑन डेट है,
बैंक इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड पैसे कमाता है प्रॉफिट ऑन डेट से, तो और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, तो बैंक के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। सर जी मेरा पॉइंट पिक कर गए हैं? सर जी एक बार इसको ध्यान से देखिए, बैंक इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड पैसे कमाता है प्रॉफिट ऑन डेट से, तो प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो कहता है प्रॉफिट ऑन डेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो कमा के म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट कमा के बैंक को देता है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। लो सर ये वाली बात हो गई। अब प्रॉफिट ऑन डेट की टैक्सेबिलिटी है। सर जी मैंने बार बार कहा कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है। अब जरा गौर करना, कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम। कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक आइटम। अलबत्ता अगर प्रॉफिट 5 मिलियन तक हो, प्रॉफिट लोन नहीं, प्रॉफिट 5 मिलियन तक हो तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है और टैक्स लगेगा 15% के हिसाब से। और अगर प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा हो तो वो एनटीआर हो जाएगा। जो बंदा प्रॉफिट दे रहा होगा टैक्स काट के देगा, जो बंदा प्रॉफिट दे रहा होगा टैक्स काट के देगा। The withholding agent shall deduct tax at the rate of 15% from taxpayer. आगे चलते हैं। अगर जो बंदा प्रॉफिट दे रहा होगा टैक्स काट के दे रहा होगा, अगर टैक्स कटे बगैर आपको प्रॉफिट मिला तो वो एनटीआर होगा। अगर टैक्स नॉट डिडक्टेड, मार्क एक सवाल है एओपी के एरिया में सबा वाला, और उस सबा वाले क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि जी 1 अप्रैल 2019 को सबा ने लोन दिया और 1 अप्रैल 2020 में उसने लोन वापस लिया। 10 लाख लोन दिया था, 11 लाख वापस लिया। इसका क्या मतलब है? 1 लाख क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट है। टैक्स कट के मिला है, कटे बगैर मिला है, कटे बगैर मिला है, तो ये पूरा 1 लाख कहां पे आएगा? इनकम फ्रॉम, ये जो है 1 लाख जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा और एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। सर जी ये टैक्सेबिलिटी की बात थी। ये जो बुलेट है इसमें उसने यही बात की है कि अगर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, अगर टैक्स कटे बगैर मिला है तो वो एनटीआर होगा। सर जी अगली बात सुनो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑन डेट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर एनटीआर। अगर इंडिविजुअल है, प्रॉफिट ऑन डेट, सर जी जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाले बंदे हैं या जो पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट है उसमें वो कहता है मैक्सिमम टैक्स 5% लगेगा। असल में होता ये है कि ये वो लोग हैं जो कि जिसको हुकूमत फैसिलिटेट कर रही होती है, उन पे टैक्स कम लगाती है। ये ओवर एज हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, 60+ एज हो तो उनके लिए होता है पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे 100 रुपये की इनकम थी, एनटीआर के तहत टैक्स था 2 रुपये
और 5% के हिसाब से टैक्स था 5 रुपए। उसने कहा एनटीआर और मिनिमम टैक्स दोनों को देखेंगे और इसमें से लोअर जो है ना उस पे टैक्स लगे, यानी 5 रुपए की अमाउंट जो है वो जमा करानी होगी। टैक्स एट द रेट ऑफ 5% और एनटीआर विच एवर इज लोअर। केस नंबर 2 देखिएगा, सर एनटीआर के थे टैक्स था 2 रुपए और 5% के हिसाब से टैक्स था 5 रुपए, तो कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स रहेगा? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो बंदे जो पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वाले हैं उन लोगों को एनटीआर या मैक्सिमम रेट ऑफ 5% पे टैक्स लगेगा। ये सर प्रॉफिट ऑन डेट की डिस्कशन थी। और इसके हवाले से आखिरी बात क्या है, वो ये है कि इनकम इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिडक्शन अलाउ होती है, लेकिन चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है तो डिडक्शन पेड बेस पर अलाउ होती है। जितने पैसे एक्चुअली अदा करोगे उतने माइनस करने की इजाजत होगी, जितने पैसे एक्चुअली अदा करोगे उतने माइनस करने की इजाजत होगी। हर वो खर्चा जो बिजनेस के लिए किया गया इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। एज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिसीट बेसिस, एज द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिसीट बेसिस, तो अलाउएबिलिटी क्या होगी? पेड बेसिस। सर जी अगर कोई चीज एफटीआर है या सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो उसमें से ज़कात लेस नहीं होती। आपको एक जुमला बोल दूं, अगर एफटीआर आइटम में से ज़कात लेस हुई है तो एफटीआर में ऐड बैक करके एनटीआर में से लेस करते हैं। अगर डिविडेंड है वो 100 रुपए का था, उसमें से 5 रुपए की ज़कात लेस हुई है तो टैक्स वाले कहते हैं डिविडेंड अगर एफटीआर आइटम है तो इसमें ज़कात ऐड बैक करेंगे और फिर एनटीआर में से माइनस करेंगे। भाईजान मेरी बात समझ आ रही है? आपकी किताब में आई कैप की बुक में इसकी एग्जांपल है चैप्टर नंबर 10 में, वो आपको बताता जा रहा हूं इसी टॉपिक के साथ। वो कहता है अगर एफटीआर में से ज़कात लेस हो गई है तो एफटीआर में ऐड बैक करके एनटीआर में से लेस कर देंगे। सर जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर जी इनकम बिल्डिंग जो है उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी इकट्ठी किराए पर दी है तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी? यस। क्या इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी? यस। वो कहते हैं अगर किसी बंदे ने सब लीज की है तो जो किराया दे रहा है वो माइनस करने की, सब लीज का मतलब है कुछ किराया ले रहा है और कुछ किराया दे रहा है। मैं किराएदार हूं, जगह आगे किराए पर देता हूं तो किराया वसूल भी करूंगा और जिसका मैं किराएदार हूं उसे अदा भी करूंगा। इस केस में जितना किराया मैं अदा कर रहा हूं मुझे माइनस करने की इजाजत है? यस। अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। वो कहता है नो डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर दिस हेड टू द एक्सटेंट, जो खर्चा किसी और हेड ऑफ इनकम में से माइनस होता है वो खर्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस नहीं होगा। और लास्ट में वो कहता है प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू डिडक्शन अंडर, जो असूल इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ाए गए हैं वही सारे असूल डिडक्शन नॉट अलाउड के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी अप्लाई होंगे। लो सर ये मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की सारी डिस्कशन कर ली, थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं और अब बात करूंगा कैपिटल गेन्स की। चैप्टर नंबर 9 कैपिटल गेन। एक बार डिस्प्ले मुझे कंफर्म कर दें। अब देखें ठीक है।
लो सर, कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट है। चार बातें कर गया हूं। कैपिटल एसेट क्या है, एक ये सवाल है। डिस्पोजल क्या है, एक ये सवाल है। एक कैपिटल गेन के डिस्पोजल पर गेन होता है, एक ये सवाल है। चौथा, कोई गेन एग्जेम्प्ट भी होता है, यस। सबसे पहले अलग-अलग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? उसने कहा कैपिटल एसेट क्या है, इसको छोड़ो। कैपिटल एसेट क्या नहीं है वो देख लो। डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं। हाँ, ये 12 एसेट्स, ये 12 एसेट्स पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं, लेकिन ये कैपिटल एसेट भी है। सर इनको हम कहते हैं 8 रिलेटेड आइटम्स। ये 8 रिलेटेड कैपिटल एसेट्स, ये वो वाले एसेट्स हैं जो पर्सनल मूवेबल एसेट्स होते हुए भी कैपिटल एसेट हैं, क्योंकि हमारा जनरल रूल ये है कि पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता, डेप्रिशिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता, इन्वेंट्री कैपिटल एसेट नहीं होता, अमोर्टाइजेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता। सारे यही पढ़ते जा रहे हैं कैपिटल एसेट क्या नहीं होता। सवाल ये कि कैपिटल एसेट क्या होता है? सर जी शेयर्स, सर्टिफिकेट्स, वाउचर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये कैपिटल एसेट है। सर जी इनटेंजिबल्स में आपने गुडविल और पेटेंट और कॉपीराइट्स भी पढ़ा हुआ है। याद रखना, अगर इंटेंजिबल अमोर्टाइजेबल है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, चूंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, जो एसेट अमोर्टाइजेबल एसेट होता है वो कैपिटल एसेट। तो अगर वो अमोर्टाइजेबल है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, अगर उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होनी तो फिर वो कैपिटल है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? लो सर आगे चलते हैं। डिस्पोजल, सर डिस्पोजल के बारे में एक ही बात कहूँगा, डिस्पोजल का मतलब होता है बेच, चीज़ बिक गई, टूट गई, ख़राब हो गई, एक्सपायर हो गई, बेच दी, ट्रांसफ़र कर दी, ज़ाया कर दी, फेंक दी, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे यहाँ वो चीज़ नहीं रही या आप उसके मालिक नहीं रहे, ये डिस्पोजल है। सर एक बंदा फोत हो गया, ये भी डिस्पोजल है। अगर आपने बिजनेस एसेट को पर्सनल इस्तेमाल कर लिया, ये भी डिस्पोजल है। अगर बिजनेस एसेट डिस्कार्ड कर दिया या पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट डिस्कार्ड कर दिया तो ये भी डिस्पोजल है। सर जी बिजनेस एसेट वो होता है जो पार्टली या होली बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो, जबकि पर्सनल एसेट वो होता है जो सारे का सारा पर्सनली इस्तेमाल हो रहा हो। कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट कर, कैपिटल गेन कैसे होता है? सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट टू सेल। कैपिटल गेन ऐसे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट क्या लेते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, हमेशा याद रखना। सर जी कैपिटल गेन होता है सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। सेल प्रोसीड तो गिवन होगी, जितने पैसे है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट होगी। याद रखना कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कोई ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा जो कि किसी और हेड से रिलेटेड हो। कैपिटल एसेट की कॉस्ट में कोई ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाज़त ना हो। यानी वो खर्चा जो इनकम फ्रॉम, सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो टॉपिक पढ़ा हुआ है ना आपने, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड या डिडक्शन नॉट अलाउड, वो वाले सारे खर्चे जो डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं बनते। सर जी दूसरा जो किसी और हेड से रिलेटेड खर्चा हो वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होता। सर जी अगली बात करने लगा हूं कैपिटल एसेट में लॉसेस की। सर जी ए लिमिटेड का शेयर 150 का खरीदा, 150 रुपए का बेचा, 70 का खरीदा था, 80 रुपए का गेन आ गया। बी लिमिटेड का शेयर, एक ही बंदा है, लेट्स से मिस्टर ए है, इसने बी लिमिटेड का शेयर खरीदा 120 का,
बेचा 120 का, खरीदा था 150 का, 30 का लॉस आ गया। सवाल ये है बी लिमिटेड के शेयर को बेचने पर लॉस है, ए लिमिटेड को शेयर को बेचने पर गेन है, क्या ये लॉस गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा? यस। सर जी एक असूल याद रखना, पूरे टैक्स का असूल है, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। सर 110 रुपए की एक ऐसा इसको ऐसे कह लेते हैं सर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो तो उसके शेयर्स को बेचने पर जो गेन आता है वो टैक्सेबल नहीं होता। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, उसके शेयर को बेचने पर जो गेन आता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो उसके शेयर पर अगर कोई लॉस आ जाए तो वो एडजस्टेबल भी नहीं होगा। तो सर अगर गेन टैक्सेबल नहीं है तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। चौथी बात, आर्ट रिलेटेड कैपिटल एसेट्स जिसकी अभी हमने बात की, आर्ट रिलेटेड आइटम्स 12, इसमें ज्वेलरी भी थी। सर जी अगर इसको बेचने पर लॉस आ गया तो ये लॉस भी गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा। सर जी एक शेयर का गेन दूसरे शेयर के लॉस को एडजस्ट करेगा, यस, लेकिन अगर शेयर का गेन टैक्सेबल नहीं था तो लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। अगर आर्ट रिलेटेड आइटम है तो उसका लॉस भी एडजस्टेबल नहीं होगा। याद रखना कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता। कैपिटल लॉस आ जाए तो वो सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। अगर ना एडजस्ट हो सके तो 6 साल तक कैरिड फॉरवर्ड होता है और अगले सालों में हमेशा पुराना लॉस पहले एडजस्ट होता है। ये वाली बात लॉसेस में भी हमने करनी है, जितनी रिलेटेड थी वो मैंने कर दी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लॉस आ जाए तो वो एडजस्टेबल नहीं होता। अलबत्ता इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गेन आए तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर गेन है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन कैपिटल गेन है, तो सर होल्डिंग पीरियड देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन कैपिटल गेन होता है, इसके वजह से होल्डिंग पीरियड देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है। रेट्स आपके सामने गिवन है, पेपर में भी ये टेबल गिवन होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको होल्डिंग पीरियड निकालना आना चाहिए। सर अगर 15 अगस्त 2019 को आपने एसेट खरीदा था तो फिर 15 अगस्त 2019 से काउंट करना शुरू करो। 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2022, यानी 3 साल हो गए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह काउंट, होल्डिंग पीरियड बस आपको काउंट करना आना चाहिए, बाकी रेट पेपर में गिवन होंगे। पता हो गया भैया, सबसे पहले देखना है कैपिटल एसेट है, फिर उसके बाद देखना है, चूंकि अगर बिल्डिंग है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो डेप्रिशिएबल होती है। अगर डेप्रिशिएबल हो तो कैपिटल एसेट नहीं होती। तो स्टेप नंबर 1 में देखना होता है कैपिटल एसेट है, फिर स्टेप 2 में देखना होता है कि वो ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, फिर स्टेप 3 में देखना होता है कि होल्डिंग पीरियड कितना है और फिर टैक्स लगाना होता है। सर जी सिक्योरिटीज की बात करने लगा हूं मैं, पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर ली, पहले सिक्योरिटी की बात करने लगा हूं। सिक्योरिटी के लिए एक निमोनिक है, याद रखिएगा, यू सिम डीवीडी, ऐसे याद कर लें, यू फोन की सिम और डीवीडी। यू फॉर यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फिर शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटीज, वाउचर ऑफ पीटीसीएल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। सर जी ये 7 बातें, इन 7 के अलावा कोई 8वीं चीज सिक्योरिटी नहीं होती। देख रहे हो लफ्ज मीन्स लिखा हुआ है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनिट्स हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट, डेट सिक्योरिटी, वाउचर ऑफ पीटीसीएल और डेरिवेटिव प्रोडक्ट।
सर जी टैक्स कितना लगेगा, इसको बेचकर गेन कमाएंगे तो टैक्स लगेगा। वो कहता है आप ये देखेंगे 1 जुलाई से 1 जुलाई के बाद खरीदा है या 1 जुलाई से पहले खरीदा है। अगर 1 जुलाई के बाद खरीदा है तो 15% टैक्स लगेगा। अगर 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदा है तो 12.5% है। बस ये चीज आपके पेपर में जो न्यूमेरिकल जो डिस्कशन आएगी उसमें सिर्फ ये वाले रेट एप्लीकेबल है। रेट गिवन होगा, फिर भी मुश्किल नहीं है। साल का पहला दिन होता है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदा है तो 15%, 1 जुलाई 2022 से पहले खरीदा था शेयर तो 12.5% टैक्स लगेगा। बस इसमें इतनी डिस्कशन है। ये टेबल हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। सर जी एक बड़ी अहम बात है जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी जो है वो दोनों सेपरेट ब्लॉक आइटम्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट अलहदा बताए हैं, सिक्योरिटी के रेट अलहदा बताए हैं, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इन पे ये वाला रेट लगना है। ये एनटीआर नहीं है कि टेबल वाले रेट लग जाए। दूसरे नंबर पे होल्डिंग पीरियड जिस दिन हमने एसेट खरीदा था उस दिन से शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे सर हमेशा शेयर्स की डिस्कशन हो, कोई भी डिस्कशन हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यानी जो शेयर हमने पहले खरीदा समझा जाएगा वही शेयर हमने पहले बेचा है। सर 1/1/2023 को शेयर खरीदा, 1000 शेयर खरीदे 10 रुपये के हिसाब से। फिर 5/1/2023 को 1000 शेयर खरीदे 12 रुपये के हिसाब से। अब 7/1/2023 को 500 शेयर खरीद गए, बेच दिए 15 के हिसाब से। आप बताएं कॉस्ट क्या होगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट क्या होगी सर? 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा या 12 करूंगा? यार बोलो तो सही। जो पहले खरीदे हैं वो पहले बेचेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। सर जी क्या ये मेरी बात पिक कर गए हैं? अब अगली बात सुना, अगली बात ज्यादा कीमती है। अगर मैंने 5 को शेयर खरीदे 12 के और 5/1/2023 को ही शेयर बेच दिए 513 के, अगर मैंने ऐसे किया अब क्या करेंगे? अब कौन सा रेट लगेगा? सर जी अगर सेम डे ट्रांजैक्शन हो, 5 को ही खरीदा है 5 को ही बेचा है, तो फिर FIFO का रूल अप्लाई नहीं होता बल्कि FCO का रूल अप्लाई होता है। हम फिर एवरेज रेट लेंगे, एवरेज रेट बनेगा 11 रुपए। सेम डे ट्रांजैक्शन होगी तो फिर एवरेज मेथड यूज करेंगे। नॉर्मली कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर जी लॉस सस्टेन्ड बाय द पर्सन, सिक्योरिटीज के डिस्पोजल पे जो लॉस होता है वो याद रखना 3 साल तक कैरेट फॉरवर्ड होता है। उसके अलावा जो लॉस होता है वो 6 साल तक कैरेट फॉरवर्ड होता है। सर जी एक बात हमारी बड़ी अहम है इस अटेम्प्ट के लिए, ख़ास तौर पे मैं वो करना चाह रहा हूँ। मैंने दरमियान में छोड़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद वाला डिस्कशन, ये टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। स्टोरी ये है कि डीम्ड, अगर किसी बंदे के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो समझा जाएगा कि इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से इसको 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर इनकम मिल रही है और उस पर 20% टैक्स लगेगा। ये नया रूल आया सर, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम। कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 वो बंदा रेजिडेंट हो, शर्त नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, शर्त नंबर 3 वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो। तो समझा जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर उसको क्या मिल रहा है? इनकम मिल रही है। इसको डीम्ड इनकम कहा जाता है और इस पर 20% टैक्स लगेगा। अफेक्टिवली फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेकर उस पर 20% टैक्स लगा दो या फेयर मार्केट वैल्यू पर 1% टैक्स लगा दो, बात तो एक ही है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? तो यही उसने कहा इफेक्टिव रेट तो 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू है
समझा जाएगा कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से उसको 5% इनकम आ रही है, जिसका 20% टैक्स लगाया जाएगा। दिस इज डीम्ड इनकम। रूल तो सिंपल है, असल गेम रूल की नहीं है, असल एक्सेप्शन की है। कहां कहां ये वाला रूल अप्लाई नहीं होना? जिसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है उस पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होना। जिसकी बिजनेस प्रेमिसेस है उस पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होना। जिसकी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होना, सिवाय फार्म हाउस और लैंड के। सर जी एग्रीकल्चर लैंड पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने फार्म हाउस बनाया हुआ, बड़े वाला फार्म हाउस, 2000 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस हो, जिसमें 500 स्क्वायर फीट की रहने की जगह हो, तो उस बंदे पर ये वाला रूल यानी ये वाली एक्सेप्शन नहीं लगेगी। यानी इस तरह के फार्म हाउस पे टैक्स लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब हम एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन की बात करते हैं तो उस पर रूल अप्लाई होता है। रूल तो ये कहता है फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लगेगा। उसकी एक्सेप्शन ये है कि एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं लगेगा। उसकी एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं लगेगा सिवाय फार्म हाउस के, यानी फार्म हाउस उसकी एक्सेप्शन है। इसका मतलब है कि इस पर टैक्स लगेगा। सर जी मेरी बात पिक कर गए? लो सर, हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर शहीद को दे दी गई हो, किसी ऐसे सरकारी या आर्मी के बंदे को दे दी गई हो जो कि हाजिर सर्विस फोत हो गया है, या किसी जंग में जख्मी होने वाले बंदे को दे दी गई हो, या रिटायर्ड या हाजिर, आर्मी का बंदा, रिटायर्ड या हाजिर, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम, इन सारे लोगों पर यह वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सर वो प्रॉपर्टी जिसका किराया लेकर आप उस पर टैक्स दे रहे हो, उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। जिस साल आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, पहला साल था एक्विजिशन का, उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम वैल्यू की है, उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। 25 मिलियन तक की प्रॉपर्टी पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर्टी प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट की है तो उस पर भी ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स के पास है तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस अटेम्प्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जी मैंने आपसे सारी बातें कर ली, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स। जब भी आपको कैपिटल गेन का सवाल आएगा तो स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि क्या ये कैपिटल एसेट भी है, वो कहीं डेप्रिशिएबल तो नहीं है, पर्सनल मूवेबल तो नहीं है। सर जी स्टेप नंबर 2, क्या डिस्पोजल है? अगर डिस्पोजल नहीं है तो इस पे डीम्ड इनकम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो वो वाला रूल अप्लाई होगा। और अगर डिस्पोजल की है तो फिर 3 चीजें हो सकती हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, या सिक्योरिटी होगी, या अदर कैपिटल एसेट होंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखेंगे गेन है या लॉस है। सर गेन होगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, होल्डिंग पीरियड देखते हुए, अभी आपको बताया है। सर जी अगर लॉस होगा, याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्टेबल नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी नहीं होता। सर जी सिक्योरिटी है, देखेंगे गेन है या लॉस है। गेन होगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा, लॉस होगा तो सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, और अगर ना एडजस्ट हो सके तो 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। सर जी उसके अलावा अदर कैपिटल एसेट देखेंगे, गेन है या लॉस है। अगर गेन होगा तो टैक्सेबल, अगर लॉस होगा तो मजीद देखना पड़ेगा 8 रिलेटेड आइटम है या अदर है। यार वो 12 8 रिलेटेड आइटम बताई है ना, 8 रिलेटेड आइटम है या अदर है। 8 रिलेटेड आइटम होगा तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होगा, नॉट एडजस्टेबल। और अगर अदर होगा तो लॉस एडजस्टेबल भी होगा और 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। सर एडजस्टेबल भी होगा और 6 इयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड भी हो जाएगा। वो नीचे आ गया, आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा। लो सर ये इसका क्रक्स है। मैंने आपको प्रॉपर्टी, अदर सोर्स,
कैपिटल गेन, ये तीनों मेरा ख्याल है कि 98% कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आप तक डिलीवर कर दिए हैं। अब एक चीज़ रह गई है, चूँकि वो एक सेपरेट एरिया है, मैंने उसको इसलिए डिस्कस नहीं किया और मैं सोच रहा हूँ कि उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि हम पहले ही 6 मिनट ऊपर जा चुके हैं। वो है गेन वाली। सर जी बस ये आपको बता दूं कि कौन सी वीडियो आपके साथ शेयर होगी। सर जी ये कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, इसमें वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड, टैक्स स्वैप सेल। सर ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे इंपॉर्टेंस इस वक्त उसकी है डीम्ड इनकम वाले की। थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगाना है पक्का। ये इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगले सेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस डिस्कस करते हैं। 15 मिनट की ब्रेक कर लीजिए आप। 11:25 पे इंशाल्लाह अगला सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही है। थैंक यू।